अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे के एक और एपिसोड में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और आज हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस पीएसएल 2020 पीएसएल सीज़न 5 में कैसी रही। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन थी और हमेशा से बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती आई थी, इस दफ़ा उसने स्ट्रगल किया। तो आज हम बात करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस सीज़न में क्यों स्ट्रगल किया और वो प्लेऑफ्स के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं हो सकी। तो ये शो मैं इस वजह से करना चाहता था कि जिस तरह लास्ट वीक इस्लामाबाद यूनाइटेड पे किया था कि ये दो टीम्स वो हैं जो कि बाहर हो चुकी हुई हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करना कि ये क्यों हारे बड़ा ज़रूरी था। और सिर्फ मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, इसमें आप लोगों ने भी मुझे बहुत सा ओपिनियन अपना दिया हुआ है, तो मैं चाहता था कि आप लोगों का ओपिनियन भी शेयर हो, हमारा भी ओपिनियन भी शेयर हो और फिर इस तरह इस शो को हम कंक्लूड करें आज। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स क्यों हारा, फिर इनकी देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और फिर आप लोगों के सारे कमेंट्स और उनकी डिस्कशन करेंगे। तो यार सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ आपको कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हमने इनको इस दफ़ा इवन दो देवर डिफेंडिंग चैम्पियंस, ड्राफ्ट भी इनका बहुत अच्छा गया। ड्राफ्ट में पिक्स भी शुरू शुरू की इन्हीं की थी। इनकी जब टीम बनी थी तो उस टीम के कम्बिनेशन में मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि ये इस दफ़ा नहीं जीत सकते। जीत तो वैसे कोई भी टीम सकती थी, मगर जब रेटिंग हमने इनको दी तो वो तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर दी थी। टॉस किया था मैंने और तीसरे नंबर की दे दी थी, क्योंकि वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था, बड़ा विजिबल था कि ये इस दफ़ा जीतने की पोजीशन में नहीं है टीम वाइज। और उसकी रीज़न बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी कि इनकी बॉलिंग इन एक्सपीरियंस थी। दैट वाज द ओनली रीज़न कि इनको मैंने टॉप 2 में भी नहीं दिया था। और आपको याद होगा कि ड्राफ्ट में इन्होंने रायल रूसो को निकाल दिया था और उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये शायद ड्राफ्ट में चल के, क्योंकि इनकी शुरू शुरू की पहली ही पिक प्लाटिनम की इनकी है, तो इनके पास लेवरेज थी अपना एक आधा प्लेयर ऐसा निकाल देने की जिसको ड्राफ्ट में चल के वापस ले लें। मगर बड़ा ऑब्वियस हो चुका था कि शायद जेसन रॉय के साथ जाएंगे और मैं समझ रहा था कि फिर शायद रायले रूसो अगर डायमंड में हुआ रेलीगेट तो शायद ये उसको वहाँ पर उठा लें, मगर रायले रूसो को तो मुल्तान सुल्तान प्लाटिनम में ले गई थी। मगर द रीज़न वाज ऑब्वियस, जिस वजह से हमने रेट नहीं किया था कि इनकी जो बॉलिंग थी वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस थी। हसनैन, इसके साथ नसीम शाह, ऑफ कोर्स वी वर वेरी एक्साइटेड के दो रूकीज़ यंगस्टर फास्ट बॉलर्स आएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम पे। वो दोनों अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और 150 के ऊपर दोनों बॉलर होंगे। मगर ऑफ कोर्स उनको बॉलिंग देखने का तो मज़ा आना था कि 250 के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हों, मगर जब प्रॉब्लम ये थी कि उनका साथ देने वाला कोई एक एक्सपीरियंस बॉलर जो था वो नहीं था, वो सुहेल खान था। और सुहेल खान का भी जो एक्सपीरियंस आपको पता ही है कि वो पिटने का ही है सारा, वो मतलब कि वो ऐसा गो टू बॉलर नहीं है। जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था इनकी प्लेइंग 11 देख के, वो यही मैं सोचता था कि ये कोई भी कम्बिनेशन ऐसा बना लें। एक तो ये कि इनका कम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि इनका बैट्समैन एक ज़्यादा खिलाएं तो एक बॉलर शॉट हो रहा था, बॉलर एक ज़्यादा खिलाएं तो इनकी टेल लंबी हो रही थी। तो जिस तरह पिछले साल थे सुहेल तनवीर, डीजे ब्रावो, तो एक स्पॉट ऐसा था कि जिसमें बैटिंग और भी डीप हो जाती थी और दोनों एक्सपीरियंस बॉलर थे। तो वो स्पॉट बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, डीजे ब्रावो या सुहेल तनवीर जैसे किसी बॉलर के साथ जो कि बैटिंग भी कर सकता हो, आपकी टेल को भी लंबा करेगा और एक्सपीरियंस बॉलर आ जाएगा। आप ये देखें कि सुहेल तनवीर को उठाया गोल्ड में मुल्तान सुल्तान ने एंड ही पेड ऑफ द डिविडेंड्स। तो मुझे सबसे ज़्यादा वही मैं बता रहा हूँ कि दुख ये हो रहा था कि जब ये पिटेंगे नसीम शाह और हसनैन को, जब की धुलाई होगी तो सरफराज किसको बॉल दिया करेगा। वो अगर या तो फिर वो टिमल मिल्स को खिलाते और टिमल मिल्स को सारे के सारे मैच खिलाते। तो टिमल मिल्स का ये है कि वो बैटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मगर एटलीस्ट आप बॉलिंग से तो स्ट्रांग हो जाए ना आप तो। और टिमल मिल्स ने ऑल टुगेदर आई गेस सिर्फ 5 मैच ही खेले हैं। जिस तरह का इनका कम्बिनेशन बन रहा था, अगर मैं होता तो शायद मैं फवाद की जगह टिमल मिल्स के साथ ही जाता। तो आपके पास एक गो टू बॉलर होना चाहिए कि यार ये मेरा एस बॉलर है, क्योंकि टिमल मिल्स सारी दुनिया की लीग्स खेलते हैं और उनको सारी लीग्स खेलने का तजर्बा है और वो इस तरह की सिचुएशन में अब तकरीबन हर जगह बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने बॉलिंग इधर भी अच्छी की। और जब वो इधर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उसको कंटिन्यूस मैचेस देने चाहिए थे। इवन दो फवाद अहमद की अगर नहीं भी बन रही तो वो
टिमल मिल्स के साथ ही जाना चाहिए था, क्योंकि आपके जो फास्ट बॉलर्स थे वो सारे के सारे, क्योंकि स्पिन बॉलिंग में तो चले नवाज़ है कि चलो एक एक्सपीरियंस बॉलर है, मगर ये कि फ़ास्ट बॉलर में कोई भी मतलब कि सुहेल खान को देगा तो वो पिटेगा, बैन कटिंग को देगा तो वो पिटेगा, नसीम शाह और हसनैन का तो पता ही था कि ये एक्सपेंसिव जाएंगे इस दफ़ा। तो ये प्रॉब्लम आई, बॉलिंग में इनकी प्रॉब्लम थी और वो एक्सपोज हो गई इस दफ़ा। तो आई गेस दैट्स द लेसन लर्न। नेक्स्ट टाइम नबील भाई जब भी आप टीम बनाएं, आई वॉज एडवाइस कि एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसके अलावा भी और भी थोड़ी सी बात करेंगे कि एक तो ये हो गई बॉलिंग, दूसरा बैटिंग में भी अगर आप देखें कि मिडल ऑर्डर इनकी ज़्यादा नहीं चल सकी इस दफ़ा। इनकी मिडल ऑर्डर में इस दफ़ा एमर्जिंग की एक स्पॉट ले गए थे आज़म खान। आज़म खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की शुरू के मैचेस में, मगर शुरू के मैचिंग में उन्होंने जो कि 2-3 मैच में अच्छी बैटिंग कर दी थी, तो फिर उसके लिए 10 मैचेस देने उसके लिए बड़े ज़रूरी हो गए थे इनको। तो वो एक स्पॉट जो, चूँकि वो आज़म ने फिर आखिरी 5-10 5-6 मैचेस में तो स्कोर नहीं किए, और ये आखिरी 5-6 मैचेस ही हारे हैं मेरे ख्याल में। शुरू के ये 3 मैचेस तो जीत गए थे, उसके बाद फिर ये एक मैच और जीते हैं, एक इनका बारिश की नज़र हो गया, एंड में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, वो बारिश की नज़र नहीं होना चाहिए था। खैर वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी के मैचेस भी जो थे वो भी बारिश की नज़र नहीं होने चाहिए थे, उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट था वो मैच। तो इनकी जो मिडल ऑर्डर थी उसमें देखें, सरफराज भी ज़्यादा नहीं चल सके, आज़म खान भी ज़्यादा नहीं चल सके। हाँ, बैन कटिंग ने शुरू में काफ़ी स्कोर किया था, मगर शुरू में काफ़ी स्कोर करने के बाद एंड के मैचेस में बैन कटिंग ने भी शायद एक आधा मैच में ज़्यादा स्कोर किया था, बाकी उसके बाद बैन कटिंग भी ज़्यादा नहीं चल सके। तो इनके क्या नाम लेते हैं, मिडल ऑर्डर ने भी टॉप में हमने बात की थी कि शेन वॉटसन की वो फॉर्म नहीं है जो कि जनरली होती है। वो 400 वो इस तरह के फॉरवर्ड में 10 मैचेस में उसके अगर आप देखें तो वो 350 से ऊपर स्कोर करता है हमेशा, 350-400 इस तरह रन्स कर रहा था पिछले 2 सीजन्स में। मगर इस दफ़ा वो ठीक है, इनका टॉप स्कोरर तो है, मगर ही वॉज स्ट्रगलिंग, उसने ज़्यादातर स्ट्रगल किया इस टूर्नामेंट में, और आखिर में चल के 1-2 अच्छी इनिंग्स खेल दी हैं। बाकी इनके जो टॉप ऑर्डर था उसमें इन्होंने जेसन रॉय लिया हुआ था, जेसन रॉय ने स्कोर किया, मगर ये वो वाला जेसन रॉय नहीं था जिसको हम जानते हैं। ये जेसन रॉय भी स्ट्रगल कर रहा था। अगर आपको याद हो कि कराची के मैचेस में इसने एक 70-80 रन की इनिंग्स खेली थी, मगर ही वॉज शेकिंग हिज हेड ऑल द टाइम। वो अपना सर मार रहा है, सर पीट रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो 140-50 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला प्लेयर है। इस टूर्नामेंट में वो शायद 120 पे भी शायद मुश्किल ही खेला हो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ, क्योंकि वो वाला जेसन रॉय नहीं था कि जिस जेसन रॉय को हम सब जानते हैं। उसने स्कोर किए, मगर उसने उतने स्कोर नहीं किए जितने, या जो उतने तेज़ स्कोर नहीं किए जितने जेसन रॉय करता है। तो इनका बेसिकली बस, अच्छा फिर तीसरा एक और बड़ा फैक्टर कि यार नवाज़ प्लाटिनम लेवल प्लेयर हैं, हमेशा से इनके लिए परफॉर्म करते आए हैं, और इस दफ़ा नवाज़ जो हैं वो वाला नवाज़ नहीं था। एक मैच में, वो शुरू के मैच में तो ज़ल्मी वाले मैच में वो कामरान अकमल के हाथ चढ़ गया, उसके बाद तो बेन डंक के हाथ चढ़ गया, तो वो उस बेचारे का ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ वो शुरू के 2-3 मैचेस में कि वो वाला नवाज़ हमें मिला ही नहीं जो कि इनको मैचेस जतवाता था। तो इस दफ़ा नवाज़ काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और वो इनके लिए कोई मैच वगैरह जीत नहीं सके। तो ये इनकी प्रॉब्लम्स थी। तो जो मेन ब्लेम जा रहा है वो बॉलिंग पे जा रहा है। इसके अलावा इनकी जो देसी मिडल ऑर्डर थी, लोअर मिडल ऑर्डर थी, उसने भी स्ट्रगल किया है। तो अभी इनकी परफॉर्मेंसेस पे चले देख लेते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 मैच खेले, सिर्फ 4 जीते, 6 मैच हारे हैं। इनका जो एक और प्रॉब्लम ये थी कि इनका नेट रन रेट बहुत गंदा था। तो इनका नेट रेट -0.722, आपको याद होगा लाहौर कलंदर के मैच में समित पटेल ने एक इनक्रेडिबल स्पेल कर दिया था, उस मैच में इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था, तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। तो सिर्फ इस दफ़ा 4 मैचेस जीत चुके, और इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। तो इनके अगर अब बैटिंग की बात कर ली जाए तो इनके टॉप के बैट्समैन रहे हैं शेन वॉटसन 247 रन बना के, मगर ये वो वॉटसन नहीं थे जिनको हम जानते हैं। वॉटसन अगर आपने देखा हो कि इस दफ़ा ही बस, बल्कि वो लग रहा था कि वो मैच प्रैक्टिस में भी नहीं है, बिग बैश भी वो नहीं खेल रहे, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इस PSL के बाद शायद रिटायर हो जाए, मगर सुनने में आ रहा है कि शेन वॉटसन अगले इसको कन्विंस कर रही है, शायद कोयटा की मैनेजमेंट ही कन्विंस कर रही है कि आप अगला सीज़न भी हमारे साथ एक और खेल लें। तो लग रहा है कि शायद वॉटसन की अगर वो थोड़ा सा फिट रहे, उनकी फिटनेस, मैच फिटनेस वैसे उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि इस दफ़ा वो ज़्यादातर उसने स्ट्रगल किया है
वाटसन ने फील्डिंग में वो मतलब कि अक्सर उसको उसके पास फील्डिंग नहीं होती थी और वो उतनी जान से वो ना डाइव लगाते थे ना वो बाउंड्री की तरफ भागते थे। सेकंड इनके टॉप स्कोरर हैं जेसन रॉय, 233 रन्स किए हैं उन्होंने 8 मैचेस में। उनकी एवरेज शेन वाटसन से बेहतर है 33। स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 है। अब देखें शेन वाटसन का स्ट्राइक रेट 157 है, जेसन रॉय का स्ट्राइक रेट 120, 37 का डिफरेंस है दोनों में। तो शेन वाटसन जब खेला खेला तो तेज़ है, स्ट्रगल कर रहा था मगर एंड में उसने शेन वाटसन ने पिक कर लिया था। मगर जेसन रॉय का देखें सिर्फ 120 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद इनका तीसरे नंबर का बैट्समैन आजम खान है, ठीक है, और सिर्फ कितने रन के साथ, सिर्फ 150 रन के साथ 10 मैचों में सिर्फ 150 रन्स। और आपका थर्ड टॉप स्कोरर अगर हो तो वहाँ से पता चल जाता है कि इनकी मिडल ऑर्डर ने स्ट्रगल किया। इनके पास मिडल ऑर्डर में देखें एम एस शहजाद था, एम एस शहजाद जनरली ओपनर खेलता है, वन डाउन खेला इस दफ़ा चूँकि जेसन रॉय और शेन वाटसन के कम्बिनेशन के साथ खेलना चाहते थे। एम एस शहजाद, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है वैसे क्योंकि एम एस शहजाद का जितना एक्सपीरियंस है उसको चलना चाहिए था, एम एस शहजाद फ्लॉप हो गया। अगर एम एस शहजाद इतना ज़्यादा फ्लॉप हो रहा है तो यार खुरम मंजूर बेचारा बाहर बैठा होता और ये एहसान अली बैठा होता, उसको ज़्यादा मैचेस देने चाहिए थे। आई गेस एहसान अली को टोटल 1 मैच दिया है या शायद 2 मैचेस दिए हैं, उसमें वो नहीं चले। तो वो नहीं चल रही है 2 प्लेयर तो ऊपर। यार आप खुरम मंजूर को देख लें, आपने एंड में दिया चांस और खुरम मंजूर ने प्रूव किया आखिरी मैच में कि उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि वो भी तो डोमेस्टिक के टॉप स्कोरर्स में से है, डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा स्कोर करता है वो। चौथे नंबर का इनका बेस्ट बैट्समैन सिर्फ 148 रन के साथ सरफराज अहमद है। तो आप ये देख लें कि इनकी जो मिडल ऑर्डर है उसके बाद बैन कटिंग आ रही हैं 146 रन के साथ 5वें नंबर पे, और फिर मोहम्मद नवाज़ 6वें नंबर पे। तो इनके जो उमर अकमल का इनको सेटबैक लगा था शुरू में ही। उमर अकमल अगर होते तो शायद कुछ हालात इनके बेहतर होते, मगर उमर अकमल के ना होने का फिर उसकी जगह फिर जो पिक भी किया वो भी गलत किया। अगर उमर अकमल आपका गया है तो यार उसकी जगह कोई डोमेस्टिक या किसी बैट्समैन को लेना चाहिए था। बैट्समैन कुछ पड़े हुए थे, आबिद अली पड़ा हुआ था, हारिस सोहेल पड़ा हुआ था, ठीक है, सोहेब मकसूद पड़ा हुआ था। ये वो प्लेयर्स थे जो कि किसी ने नहीं लिए थे और पड़े हुए थे। दे आर गुड इनफ प्लेयर के वो मगर इन्होंने ले लिया अनवर अली। अब बैट्समैन की जगह बॉलर खिला देना वो भी मुझे समझ नहीं लगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और फिर इन्होंने कीमो पॉल की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में वो भी जाहिद महमूद ले लिए थे। इट्स अ फेयर पिक, मगर फ़ॉरन की जगह फ़ॉरन ही कोई होना चाहिए। तो इनको अगर कोई बॉलर इस तरह का ले लेते जो कि बैटिंग भी कर लेता हो, कीमो पॉल की तरह का कोई और ले लेते, उठा लेते। तो खैर बात यह है कि वो चैम्पियंस थे, तो चैम्पियंस में भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, और वो कई दफ़ा फिर होता है कि कम्बिनेशन नहीं चल रहा। मगर जब ड्राफ्ट के बाद जब इनकी प्लेइंग 11 के मैं शोज़ में जब कर रहा था, इनकी प्लेइंग 11 में जब बनाता था तो वो मुझसे सही नहीं बनती थी, कि मुझे समझ नहीं लगती थी कि ना बैटिंग बन रही है ना सही। अगर बैटिंग को बनाओ तो बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, इनका कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था मुझसे। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो बॉलिंग की बात तरफ चलते हैं। इनके बॉलर्स, एक तो हमने बात की कि इनके बॉलर्स एक्सपीरियंस नहीं थे। सेकंड ये चीज़ कि इनके बॉलर बहुत एक्सपेंसिव रहे इस दफ़ा। इनके जितने भी बॉलर्स हैं उनकी धुलाई ठीक ठाक हुई है। और मोहम्मद हसनैन टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स। उन्होंने 15 विकेट्स लिए हैं। आई गेस शाहीन अफरीदी की 13 हैं और मोहम्मद हसनैन की 15 हैं। और इस परफॉर्मेंस के बाद आई गेस इन्होंने नेशनल T20 में तो अपनी जगह कंफर्म कर ली है। आई गेस इसके बाद अगर सीधा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता है तो मोहम्मद हसनैन मोस्ट लाइकली उसका पार्ट होंगे। मगर 15 विकेट्स लेने के बावजूद भी ही वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। 9 की एवरेज, 8.96 की एवरेज से धुलाई हुई है, विच मीन्स के अगर ये सारे ओवर यही करें तो 180 रन तब भी बनेंगे। तो मतलब कि आपका जो मेन बॉलर है जो वो आपका 9 की एवरेज से मार खा रहा है। और सेम थिंग बेन कटिंग को 10.81 की एवरेज से मार पड़ी है। ये फ़हीम अशरफ से भी ज़्यादा पिटे हैं। मतलब कि फ़हीम अशरफ को भी इतनी मार नहीं पड़ी जितनी बेन कटिंग को मार पड़ी है। और बेन कटिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा, फ़हीम अशरफ बेचारे को गालियाँ पड़ रही हैं। बेन कटिंग ने 8 विकेट्स लिए हैं। अब ये देखें गैप के टॉप का जो विकेट टेकर है वो आपका 15 विकेट के साथ है, जो आपका सेकंड है वो सिर्फ 8 विकेटें हैं। उसमें गैप देखेंगे कितना ज़्यादा है। उसके बाद सोहेल खान ने 8 मैचों में 7 विकेट्स। फिर मोहम्मद नवाज़ 9 मैचों में 6 विकेट्स। मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस जो है, और वो 2 मैचों में इतना ज़्यादा पिटने के बाद भी मोहम्मद नवाज़ जो है उन्होंने 8.32 की इकॉनमी है। इसका मतलब है कि जो बाकी के जो उन्होंने 7 मैच खेले हैं
उसमें इकनॉमिकल बॉलिंग ही की है बहरहाल। इसके अलावा टिमल मिल्स की बात करते हैं कि सिर्फ 4 मैच खेला है वो, और 4 मैच में उसकी 5 विकेट्स हैं, इकॉनमी इज़ 8.13। तो इनके सारे बॉलर्स में से वैसे नसीम शाह ज़्यादा इकनॉमिकल हैं 7.36 के साथ, मगर नसीम शाह 6 मैचों में सिर्फ 5 विकेट्स मिली हैं। और ठीक है, वो इकनॉमिकल गया है सम हाउ, इनके इकनॉमिकल तरीन बॉलर्स में से है नसीम शाह। मगर ये कि जब टिमल मिल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जा रहा और विकेट भी रीज़नेबल ले रहा है, तो उसको आई गेस ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए थे। फवाद अहमद एक और इनके प्रूवन परफॉर्मर थे पिछले साल के, मगर 5 मैचों में सिर्फ 4 आउट किए उन्होंने और 8.46 के साथ। तो वो भी बहुत ज़्यादा कोई इकनॉमिकल तो नहीं रहे और बहुत ज़्यादा विकेट टेकर भी नहीं रहे। तो बात ये है कि बॉलिंग भी हसनैन के अलावा सारी फ्लॉप है, और बैटिंग भी जो 2 गोरे हैं बस, जेसन रॉय और शेन वॉटसन, इसके अलावा बेन कटिंग ने शुरू के 2-3 मैचेस में किया था, मगर बाकी आप ये देख लें कि तीसरे नंबर पे आज़म खान है 150 रन के साथ सिर्फ। तो दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोयटा ग्लैडिएटर्स को नेक्स्ट ईयर इनको अपनी मिडल ऑर्डर पे भी काम करना चाहिए और नेक्स्ट ईयर इनको अपनी बॉलिंग पे भी काम करना चाहिए। बॉलिंग में कुछ भी नहीं करना, एक एक्सपीरियंस बॉलर अच्छा लेकर आना है। अब देसी तो शायद लोकल तो कोई नहीं मिलेगा, तो आप इंटरनेशनल से कोई इस तरह का लेके आएँ, डीजे ब्रावो टाइप का ही अगर आपको मिल जाए तो, ताकि जो आपके एक गो टू बॉलर होना चाहिए कि सरफराज को पता हो कि यार जब मेरे बॉलर्स को मार पड़ेगी तो ये बॉलर है मेरा जिसको मैंने बॉल देनी है। तो मेरी तरफ से तो यार यही एनालिसिस थे। अब आगे चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स मुझे इस दफ़ा भी दिए हुए हैं, तो मैंने कहा कि सबके बारी बारी रीड करते हैं और देखते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। सबसे पहले अगेन अदनान मतलूब वो कह रहे हैं कि जी their main players like Mohammad Nawaz, Ahmed Shahzad and Shane Watson could not perform, and I think they did wrong with Ahmed Shahzad. As we all know, he's an opener who could not bat as number 3, and we all know that Watson can play at number 3, but they did wrong. अच्छा, वो सही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब शेन वॉटसन नंबर 3 पे बैटिंग कर सकता है तो आपने अहमद शहजाद जो कि सर्टिफाइड ओपनर है उसको 1 डाउन पे आप क्यों लेकर आए हैं? यार अदनान, बात तो ठीक है। बात यह है कि अब अहमद शहजाद हो गया फ्लॉप नंबर 3 पे, मगर एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी अगर आप सिर्फ 1 नंबर पे एडजस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं हैं। अहमद शहजाद ने हमेशा से कोयटा के लिए बहुत परफॉर्म किया है, और इस दफ़ा अगर वो नहीं कर सका तो आई गेस पोजीशन के ऊपर बड़ी दुनिया कह रही है कि उसको गलत पोजीशन पे भेजा। मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी एक्सक्यूज़ नहीं है। कासिम राजपूत कह रहे हैं कि एंड दे डिडंट रिस्पेक्ट द डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान बाय नॉट इंक्लूडिंग खुरम इन द प्लेइंग 11. He is the guy who always performed in domestic cricket and this whole tournament and took the place in Pakistan. हाँ, वो ये कह रही हैं कि सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा था, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टॉप के डोमेस्टिक परफॉर्मर्स में से है, तो उसको मौका क्यों नहीं दिया गया? यार उसने आखिरी मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी और सब के मतलब खुर्रम मंजूर जब पिक हुआ था तो सब मजाक ही उड़ा रहे थे, राइट? क्योंकि उसको टैग किया हुआ है कि वो टेस्ट लेवल का प्लेयर है, वो T20 का प्लेयर नहीं है। और कराची किंग्स से जब वो खेलता था थोड़ा स्लो ही खेलता था। इस दफ़ा वो कराची में मैच हो रहा था आखिरी वाला जिसमें उसने धुलाई की है, कराची किंग्स ही की धुलाई की है। मगर ये याद रखें कि कराची किंग्स ने अपने 3 एस बॉलर्स, जो उनके 3 मेन बॉलर्स हैं, मोहम्मद आमिर, क्रिस जॉर्डन और इमाद वसीम, इन तीनों को रेस्ट दिया हुआ था उस दिन। तो उस पर खुर्रम मंजूर चले थे। अगर उनके 3 मेन बॉलर्स होते कराची के खेल रहे होते तो शायद शेन वॉटसन भी ना चले होते और शायद कोयटा ये मैच भी ना जीता हुआ था, क्योंकि कोयटा ने छोटा सा टारगेट में भी एंड में 5 आउट हो गए थे मेरे ख्याल में इनके। उसामा अली की बात करते हैं। उसामा अली कह रहे हैं जी पुअर बॉलिंग लाइनअप, नो एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है। नवाज फेलिंग बिग टाइम, एग्री। वॉटसन एंड रॉय वेरी इनकन्सिस्टेंट, डिफिकल्टी टू फाइंड नंबर 3 बैट्समैन। सरफराज फेलिंग बोथ एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन, एंड ही वॉज क्लूलेस व्हेन हिज बॉलर्स वर बीइंग हिट ब्रूटली। इन्होंने जो आखिरी पॉइंट बोला है बड़ा बड़ा अच्छा बोला है कि सरफराज फेलिंग बोथ एज ए बैट्समैन। मैं एज ए बैट्समैन और कैप्टन की बात नहीं कर रहा, मगर वही जब ये कह रहे हैं ना कि वाज क्लूलेस व्हेन हिज बॉलर्स वर बीइंग हिट ब्रूटली, ये बात इनकी मैं इत्तफाक करता हूँ कि लाहौर कलंदर से अगर इनका पहला मैच याद हो तो शुरू में लाहौर के 3 आउट हो गए थे, और वो जब तक 3 आउट हो रहे थे सरफराज बहुत शोर मचा रहा था, एक एक बॉल पे चीख रहा था, प्रेशर डाल रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बेन डंक और समित की पार्टनरशिप लगना शुरू हुई है, सरफराज की टोन डाउन होना शुरू हो गई,
और जब बिल्कुल धुलाई शुरू हुई, जब डंक ने मारना शुरू कर दिया, तो सरफराज बिल्कुल खामोश हो गया था, क्योंकि उसको समझ नहीं लग रही थी कि अब क्या हो। वो ना वो माइंड गेम्स खेलना भी बंद कर दी थी, प्रेशर भी डालना उसने बंद कर दिया था, और बोलना चालना भी वो जितना शोर मचाता है उसके बाद नहीं बोला। मगर अगर आप वो हाइलाइट्स देखें तो शुरू के 3 जो जब तक आउट हुए हैं, लेट्स से पहले 5-6 ओवर्स में, वो जिस तरह हर बॉल पे चीख रहा है, बॉलर फील्डर्स को आवाज़ दे रहा है, ठीक है, प्रेशर डाल रहा है, वो कर रहा था। मगर जब मार पड़ी है तो उसके बाद फिर वो चुप कर गया था। तो बिल्कुल सरफराज प्रेशर के बीच में आया था। कासिम राजपूत कहते हैं द एक्सक्लूजन ऑफ उमर अकमल फ्रॉम द स्क्वाड हर्ट्स देम बैडली। दे हैव इनएक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर, ठीक है, द डुओ ऑफ नवाज एंड फवाद कुड नॉट वर्क इन दीज पाकिस्तानी पिचेस एंड दे डोंट हैव एनी लीडर इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कासिम। इसके अलावा कासिम राजपूत ने यह भी बोला कि हसनैन एंड नसीम बोथ आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड दे आर बोथ स्टिल यंग एंड दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस and they heavily relied on their top orders like Wattu, Roy and Ahmed and none of them have lived up to the expectations। ये बात सही है कि वट्टू ने स्कोर किया है यार, मगर उतना नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। जेसन रॉय ने भी स्कोर किया मगर उतना नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, और बाकी तो सारे फ्लॉप हो गए। आज़म खान ने एज ए एमर्जिंग कैटेगरी के लिहाज से उसने ठीक स्कोर कर दिए थे शुरू के मैचेस में। उसके बाद MWS मोहम्मद वकार, वो कह रहे हैं इन एक्सपीरियंस बॉलिंग एंड नाउ नो स्पीयर हेड बॉलर। बिल्कुल वही बात, नो स्पीयर हेड बॉलर। परसिस्टेंस विद शहजाद वाइल बेंचिंग खुरम ऑल द सीजन, टू मच लोड ऑन आजम खान, ठीक है, पुअर फॉर्म ऑफ सरफराज, आइटनरी एंड ट्रैवलिंग ऑफ ऑल सीजन, प्रिटी एवरेज सीजन फॉर क्यूजी स्पिनर्स। ये बात सही है। अच्छा, बहुत से लोग ना इसमें आइटनरी के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर और स्केजुलिंग के ऊपर कर रहे हैं यार। बात ये है कि ये बात तो ठीक है कि नबील हाशमी ने इसकी क्लैरिफिकेशन की कि हमने पहले दिन से ये बात उठाई थी, ठीक है, मगर उसके बाद भी यार आजकल के ज़माने में T20 क्रिकेट हो रही है, 1 महीने में आपने पूरा टूर्नामेंट करना है, और स्पेशली कोयटा जैसी टीम जिसका अपना कोई होम ग्राउंड तो नहीं है जिसमें आपको मैचेस मिल जाएंगे, तो आपको कभी इधर कभी इधर कभी इधर ही खेलना पड़ेगा। मगर बोर्ड को चाहिए था किसी एक जगह पर इनको लंबे लंबे मैचेस दे देते ताकि इस तरह की कोई कंप्लेन आइंदा के बाद ना करे। मगर दैट्स नॉट द रीज़न यार, इस चीज़ के पीछे हाइड नहीं करना चाहिए। क्लियर मिस्टेक्स थी कुछ और वो एक्सपोज हो गई वो। अच्छा, इसके अलावा MWS और भी कह रहे हैं कि जो रॉय एंड वाटसन एंड प्रूव दैट फोर्स विद द बैट ऑन टॉप एज दे वर एक्सपेक्टेड, और ड्राफ्टिंग ऑफ अनवर अली रिप्लेसमेंट उमर इकबाल वाज अ बैड डिसीजन। बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे, इस पर बात की हमने। आमिर सोहेल कह रहे हैं जी कोयटा का मिडल ऑर्डर बहुत वीक था, रैले रूसो के रन्स होते थे मिडल ऑर्डर में, उस पर से उमर अकमल के बाद सरफराज था। तो बात यह है कि ना रायले रूसो था ना उमर अकमल था, और सरफराज की फॉर्म इस दफ़ा गंदी थी। तो ठीक बात की आपने। वो कह रहे हैं कि जो नवाज़ और फवाद यूई की कंडीशंस में बहुत अच्छे बॉलर थे, पाकिस्तानी कंडीशंस में नहीं चल सके। बिल्कुल ठीक बात है कि अब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उन्हीं के ऊपर ब्लेम जाएगा। और वैसे भी इस दफ़ा फास्ट बॉलर का टूर्नामेंट्स था, अगर आप टॉप के इस दफ़ा देखें तो सारे बॉलर फास्ट बॉलर्स हैं। टॉप 5 के जो बेस्ट बॉलर्स हैं उसमें से 4 शायद फास्ट बॉलर्स हैं, फिर एक शादाब खान होंगे शायद, ठीक है। गेम ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं जी नवाज़ की बैड PSL, सरफराज हंगर टू प्रूव हिमसेल्फ, ट्रैवलिंग स्केजुअल्स, रिटेनिंग एम एस शहजाद इंस्टेड ऑफ रायले रूसो एंड आल्सो लेटिंग गो सुहेल तनवीर। अच्छा यार, इसमें लेटिंग ऑफ सुहेल तनवीर आपने बिल्कुल ठीक बात की, हमने बात की उसकी। रिटेनिंग अहमद शहजाद इंस्टेड ऑफ रायले रूसो, इस पे मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि अहमद शहजाद ने हमेशा से कोयटा के लिए परफॉर्म किया है, हमेशा। एक सीज़न मुल्तान सुल्तान गए थे, वो फेल हो गए थे, दोबारा फिर आपको याद होगा ये सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी में वापस आए थे पिछले सीज़न में PSL 4 में, और इन्होंने काफ़ी स्कोर किया था, फाइनल में भी स्कोर किया था इन्होंने। फाइनल से पहले एक मैच में भी 99 रन्स किए थे उन्होंने, तो वो काफ़ी स्कोर कर रहे थे इनकी तरफ से। तो वी कैन नॉट ब्लेम ऑन अहमद शहजाद को रिटेन बिल्कुल ठीक किया आई गेस। अगर इनके पास पहली पिक थी प्लाटिनम की, उसमें रूसो भी उठा सकते थे जिसने इनके लिए हमेशा से परफॉर्म किया हुआ है। तो इस वजह से आई गेस अहमद शहजाद को ब्लेम करना गलत होगा। अहमद शहजाद इस दफ़ा नहीं चले और बात है, मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो कोयटा की तरफ से नहीं चले, नहीं तो हमेशा से कोयटा के लिए स्कोर करते हैं।
खुरम अज़ीज़ ने काफ़ी मैसेजेस किए हुए हैं, ये नंबर 5 उनका आया है, तो इसका मतलब है उनके नीचे भी मैसेजेस होंगे उनके। मैं देखता हूँ कि उन्होंने नीचे भी किए हुए हैं। अच्छा एनीवे, जो उनका नंबर 5 है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, खुरम अजीज़ कह रहे हैं कि डिडंट प्ले फवाद अहमद अनफ व्हेन मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स बॉलर्स वर एक्सपेंसिव, ब्रेन फेड डेथ बॉलिंग फ्रॉम बॉलर्स। बिल्कुल ठीक बात की आपने खुरम, इसकी बात हमने कर ली थी, बिल्कुल ब्रेन फेड बॉलिंग थी। अदनान शाहिद कह रहे हैं, अदनान शाहिद के भी 2 मैसेजेस हैं, बल्कि 3 मैसेजेस हैं अदनान शाहिद के। अदनान शाहिद कह रहे हैं कि शहजाद शुड हैव ओपन द इनिंग्स एंड वाटसन शुड हैव बैटेड एट नंबर 3, इसकी बात कर ली हमने। फवाद वाजन गुड ऑन पाकिस्तानी पिचेस, बिल्कुल वो नहीं चले। खुरम वाज अ सरप्राइज पिक बट वाजंट यूज्ड एट द टाइम व्हेन नीडेड। सरफराज वाज अंडर प्रेशर एंड वाज आइंग टू कम बैक टू द नेशनल टीम बट फेल्ड। हाँ बिल्कुल, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले नबील हाशमी के साथ हमारा जो इंटरव्यू था उसमें वो कह रहे थे कि सरफराज इस दफ़ा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, 2 डाउन पे खेलेंगे, अपनी पोजीशन पे खेलेंगे। मगर इस दफ़ा भी कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें सरफराज ने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ही थिंक कि आखिरी 5 ओवर में वो उतना स्कोर नहीं कर सकता जितने दूसरे लोग कर सकते हैं, तो इस वजह से। मगर सरफराज ने शुरू में तो अच्छी बैटिंग की कुछ मैचेस में, मगर 30-30 40-40 रन उसने किए थे अच्छे, मगर उसके बाद वो ज़्यादा नहीं चल सका, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम आई। अदनान शायद कह रहे हैं मोहम्मद हारिस अंडर 19 प्लेयर शुड हैव बीन रिप्लेस्ड उमर अकमल इंस्टेड ऑफ अनवर अली। ठीक है, इनएक्सपीरियंस पेस टैक ऑल दो हुसैन नसीम वर गुड बट देयर इकॉनमी रेट पर रियली हाई, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। वीक मिडल ऑर्डर सरफराज एंड नवाज डिडंट परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेशन, सही बात कर रहे हैं। हैरी हैरी कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल में जो 2 टीम्स बॉटम पे आ रही हैं 5 साल में, इसमें 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, वो इनकी कोर का परफॉर्म ना करना, सिर्फ नवाज और उमर खेला नहीं, और वाटसन और अनवर अली परफॉर्म नहीं कर सके, इवन फवाद भी। बिल्कुल इनके कोर प्लेयर्स ने स्कोर नहीं किया। जब वो कोर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कोई भी टीम जो होगी वो स्ट्रगल करेगी। इसके बाद बात करते हैं जी तंजील ख्वाजा जो कि वैसे लाहौर कलंदर के सपोर्टर हैं। अभी पिछले दिनों एक डाउन द ग्राउंड में एक स्पोर्ट्स फीड है ट्विटर पे, उस पे एक सिमुलेशन ड्राफ्ट किया गया था PSL 6 का, जिसमें मैं लाहौर का फ्रेंचाइज ऑनर था, तो तंजील जो थे ये कोयटा के फ्रेंचाइज ऑनर थे। तो टेंशन्स के वक्त इन्होंने छुट्टी कर दी थी सरफराज अहमद की। तो मैंने इनको कहा था कि यार ये मत करना, बड़ी गालियाँ पड़ेंगी। तो कोयटा के फैंस सारे जो होते हैं ज़्यादातर कराची से होते हैं और दे वुड लाइक टू सी सरफराज। मगर इन्होंने जो टीम बनाई काफ़ी अच्छी बनाई, और इन्होंने अपनी टीम ही भेज दी है कि मेरी टीम शो कर दें कि कोयटा को चाहिए ये वाली टीम बनाए। तो बिल्कुल मैं आपकी टीम जो है आपके कमेंट के साथ शो कर दूंगा। तंजील थैंक यू, आपने इस पे कमेंट किया। उकाशा मलिक उन्होंने 5 पॉइंट्स बना के भेजे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फॉर्म अहमद शहजाद, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट ईयर परफॉर्मर उमर अकमल वाज सस्पेंडेड, एब्सेंस ऑफ रूसो, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ऑन आजम खान और सरफराज डेस्परेट एक्सपेरिमेंट्स टू गेट बैक इनटू द टीम। ये बात बिल्कुल ठीक है। उमर अकमल खैर होता भी तो इनको बात ये है ना कि उमर अकमल होता भी तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम बैटिंग से ज़्यादा इनको बॉलिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मगर ये बात सही है कि मिडल ऑर्डर में भी इनको प्रॉब्लम आई है इस दफ़ा। अगर वो होता तो शायद इससे बेहतर हालात होते। अगर बात ये अगर अहमद शहजाद नहीं चले तो हो सकता उमर अकमल भी ना चलता। यू नेवर नो, इस तरह की चीज़ें को फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। सैयद पहलवान हैदर वो कह रहे हैं जी रायलो रूसो और सुहेल तनवीर को पिक ना करने की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर इस साल क्वालिफाई नहीं कर सकी। सरफराज अहमद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। जैद बाबर ख़ान जैद बाबर ख़ान, सबसे पहले तो आपका यार शुक्रिया। वो डाउन द ग्राउंड ड्राफ्ट के बाद आपने जो मेरी एक वीडियो बनाई थी 2 मिनट की, मैंने रीट्वीट भी कर दी थी, उस पर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी मुझे मिले थे, तो थैंक यू सो मच। वो आपने मेरी जो मैंने लाहौर कलंदर की टीम बनाई थी उसके ऊपर आपने एक मुझे वीडियो बना के भेजी, थैंक यू सो मच। तो आपका कमेंट है जैद बाबर खान का कि वाज इट ड्यू टू रिलायंस ऑफ कॉम्बो ऑफ वाद अहमद नवाज इन द मिडल ओवर्स एज इट वर्कड वेरी वेल लास्ट ईयर।
हाँ वही है कि पिछले साल वही कॉम्बो चल पड़ा था, इस दफ़ा वही कॉम्बो नहीं चला। मगर इस दफ़ा प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये फवाद अहमद को सारे मैचेस देते तो इनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम थी कि टिमल मिल्स की बड़ी ज़रूरत थी इनकी फ़ास्ट बॉलिंग को। तो अब टिमल मिल्स को मैचेस देने भी ज़रूरी थे, और फवाद अहमद लेग स्पिनर भी बड़ा चाहिए होता है। तो ये उस कश्मकश में फंस गए कि यार टिमल मिल्स को अगर नहीं खिलाते तो फास्ट बॉलिंग वीक हो रही है, उसको खिलाते हैं तो स्पिन बॉलिंग वीक हो रही है। तो फिर और फवाद को जितने मैचेस दिए वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे सके। ठीक है जी। खुरम अज़ीज़, जिनके मैंने एक मैसेज पहले भी पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ उमर अकमल, और सेकंड नंबर पे कह रहे हैं पिकिंग टू मैनी ओपनर्स और प्लेयर्स हु कुड प्ले इन द फर्स्ट थ्री लाइनअप। यार ये जो टू मैनी ओपनर्स वाली बात है बहुत सी टीम के ऊपर आ रही है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर आपको जो फॉरेन प्लेयर्स भी मिलते हैं, मिडल ऑर्डर के प्लेयर ही बड़े कम होते हैं यार। आप ड्राफ्ट भी देख लें, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ज़्यादातर आए होते हैं वो ऊपर ही खेलते हैं। लाहौर कलंदर के पास भी इस दफ़ा बहुत से ओपनर्स थे, ठीक है, उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई कर गई है, क्योंकि सारे ओपनर खेलना चाहते हैं। ज़ल्मी के साथ भी यही हो रहा था कि सारे ऊपर खेलने वाले प्लेयर थे उनके पास। टॉम बेंटन भी ऊपर ही खेलता है, कामरान अकबर भी ऊपर ही खेलता है, इमामुल हक भी ऊपर खेलता है, उमर अमीन भी ऊपर खेलता है। तो अब ऊपर किस किस को खिलाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स तो वैसे भी नहीं होते। तो ये जो ओपनर वाली बात कर रहे हैं, टू मैनी ओपनर्स, ये बहुत सी टीम के अगर आप प्लेयर्स देखें तो उनके पास बहुत बहुत से ओपनर्स होते हैं। तो सारे अच्छे प्लेयर हैं, ऊपर खेलते हैं तो स्कोर करते हैं। आ, महर कमर कह रहे हैं पुअर बॉलिंग एंड मिडल ऑर्डर इश्यूज, बिल्कुल सही बात। सैयद अली हसन कह रहे हैं बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, कंप्लीट फेलियर ऑफ मिडल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर, अंडर परफॉर्मेंस ऑफ नवाज, पुअर पिकिंग ऑफ प्लेयर्स इन द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने, सैयद अली हसन ने, कि जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में की पुअर पिक्स हैं, इन इन माई हम्बल ओपिनियन टू, कि जो इन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में अगर कीमो पॉल की जगह जाहिद लिए थे, फिर उमर अकमल की जगह जो अनवर अली लिए थे, इससे अच्छी पिक्स की जा सकती थी। और मेरा ख्याल में कीमो पॉल की जगह कोई इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट ही आनी चाहिए थी, और उमर अकमल की जगह कोई बैट्समैन ही लेना चाहिए था। अब आ रहे हैं जी फलाता एफ़ इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि जी दे पिक्ड वे टू मैनी ओपनर्स इन द स्क्वाड एंड वर लैकिंग अ सीनियर एक्सपीरियंस बॉलर। ठीक है, द अदर टू यंगस्टर्स इवन दो दे परसिस्टेड विद बट्टू थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे डिडंट ब्रिंग इन खुरम मंजूर एट द टाइम। यार खुरम मंजूर की बातें इस वजह से हो रही हैं, अब उसने आखिरी मैच में कर दी हैं स्कोर। अगर आखिरी मैच में वो फेल हो गया होता तो सब ने गालियाँ दे रही होने था कि यार ये इन्होंने पहली टीम गलत बनाई थी, इन्होंने उमर खुरम मंजूर को डाला हुआ था। तो बात यही होती है कि जब कोई चल जाता है तो वो हीरो बन जाता है, जब कोई ना चले तो वो ज़ीरो हो जाता है। ये बात तो फिर ऐसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खुरम मंजूर वैसे मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से हैं, उनको मैं भी जनरली यही समझता हूँ कि शायद वो T20 के प्लेयर नहीं हैं, मगर अब चूँकि वो चल पड़े हैं तो आई गेस नेक्स्ट सीज़न में उनकी जगह बनेगी और उनको मौके देने पड़ेंगे इनको। आफ्ताब कह रहे हैं जी नवाज एज ए प्लाटिनम पिक नॉट गॉन द वे इट शुड हैव बीन, और वो कह रही हैं कि राइले रूसो उमर अकमल की एक्सक्लूजन भी नहीं अच्छी थी, ठीक है। और इसके अलावा कह रही हैं इन एक्सपीरियंस पेस टैग इन नसीम एंड हसनैन, बिल्कुल ठीक बात, हमने बात कर ली। आफ्ताब कह रही हैं आल्सो टॉप ऑर्डर डिडंट परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशंस। पहलवान हैदर कह रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, काइंडली एक वीकली शो आपका होना चाहिए। थैंक यू पहलवान। कोशिश तो कर रहे हैं आजकल के वीकली कोई करें, मगर आज का शो जो हमने लाइव किया था वो ज़्यादा अच्छा नहीं जा सका, क्योंकि उसमें ग्लिचेस हो गए थे। आई गेस फराज के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम थी या फिर हमारे इंटरनेट में कोई मसला था। फ़खर अहमद बाजवा, फ़खरू कह रहे हैं इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप टू मच डिपेंडेंट ऑन हसनैन फ्रॉड, मिस्ड उमर अकमल एंड राइले रूजो इन द मिडल ऑर्डर, टू मैनी चांसेस टू सेल्फी अहमद शहजाद एंड फ्रॉड एहसान अली। यार आपने हसनैन और एहसान अली को भी फ्रॉड लिस्ट में डाल दिया। हसनैन टॉप का बॉलर है हसनैन टॉप का बॉलर है, जिस तरह फ़हीम अशरफ था, और आप उसको टॉप का बॉलर PSL आई गेस PSL 3 का भी टॉप का बॉलर था, PSL 4 के भी टॉप के परफॉर्मर्स में से था, और आखिरी 3 PSLs में भी फ़हीम अशरफ की सारी विकेट्स निकाली जाएँ तो शायद वही टॉप का होगा। इसी तरह हसनैन को भी आप फ्रॉड कह रहे हैं। नहीं यार, हसनैन इज़ अ गुड बॉलर, ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, अभी नया है तो उसको थोड़ा सा टाइम दें। एहसान अली को यार पिछले सफ़ा तो चल रहा था एहसान अली, इस दफ़ा एहसान अली को 2 मैचेस दिए हैं, दोनों के दोनों मैचेस में नहीं चला। और मुझे लग रहा है कि मिसबा ने जो उनको टीम में डाला है शायद उसमें भी उनकी छुट्टी हो जाए शायद। एहसान अली में पोटेंशियल है, मुझे वो लड़का अच्छा लगता है, उसमें मतलब कि आता है, अपनी शॉट्स खेलता है वो,
तो यंग बैट्समैन को मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर एहसान अली को फ्यूचर में चांसेस देने चाहिए कि देखें, स्पेशली कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अगर नहीं चल रहे अहमद शहजाद तो फिर एहसान अली को मौका मिलना चाहिए ज़्यादा। अच्छा जी, अब बात करते हैं उस्मान मरीद की। उस्मान मरीद कह रहे हैं इन एक्सपीरियंस पेस टैक, कैप्टन वाज आउट ऑफ फॉर्म, अहमद शहजाद शुड हैव sent opener and Watson at number 3. This could have been perfect for Shahzad to play his trademark lofted shots to regain his confidence. यार बस अहमद शहजाद का यही हुआ कि अहमद शहजाद को अपनी वो एक इनिंग्स जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए चाहिए होती है वो मिल ही नहीं सकी। वो अहमद शहजाद पिछले साल भी आप देख लें कि वो शुरू की एक इनिंग्स उसको चाहिए होती है जिसमें वो आराम आराम से कोई टुक टुक करके 30-40 की एक इनिंग्स खेल दे, उसके ऊपर फिर बाकी टूर्नामेंट वो बिल्डअप करता है, उसके बाद तेज़ खेलना शुरू करता है। शुरू के 2-3 मैचेस स्लो। इस दफ़ा चूँकि उसको वो एक इनिंग्स ही नहीं मिल रही थी जो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, तो वो बेचारा उसमें ही मारा गया। ख़याम लाहौर कलंदर के बड़े अच्छे फ़ैन हैं। वो कह रहे हैं जी इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, डिफेंसिव अप्रोच ऑफ देयर कैप्टन विद एग्रेसिव बॉलर्स, ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल थिंग, नेवर गोज़ फॉर विकेट। ठीक है। अच्छा, वो आप ये बात कर रहे हैं कि ये 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ गया है तो रन्स कंट्रोल करना चाह रहे थे बजाय विकेट्स लेने की तरफ जाते। Their 2 platinum picks, Nawaz and Sarfaraz, are not good picks on batting tracks of Pakistan. I agree to this यार। सरफराज अहमद मतलब कि एज ए कैप्टन तो प्लाटिनम पिक बनती है, मगर वो वैसे अगर कैप्टनसी भी ना कर रहे हो तो वो प्लाटिनम पिक आप वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी पिछले दिनों मॉक ड्राफ्ट आपने देखा होगा कि मैं लाहौर कलंदर की तरफ से फ्रेंचाइज ऑनर था, मैंने टीम बनानी थी, उसके अलावा 5 और थे डाउन द ग्राउंड वालों का। तो उसमें सरफराज ना प्लाटिनम में बिका, ना डायमंड में बिका, ना गोल्ड में बिका। उसके बाद वो सप्लीमेंट्री के भी पहले राउंड में नहीं बिका, सप्लीमेंट्री के भी आखिरी राउंड में उसमें चल के आई गेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको उठाया था। तो सरफराज एज ए कैप्टन इज़ अ प्लाटिनम लेवल पिक, मगर नॉट एज ए प्लेयर। तो वो कैप्टनसी के चक्कर में ही कोयटा उनको प्लाटिनम में रिटेन करता है आई गेस। उकाशा मलिक का एक और आखिरी कमेंट है। वो कह रहे हैं आल्सो खुर्रम मंजूर शुड हैव बीन टेस्टेड अर्लियर। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी इन माई ओपिनियन दे शुड हैव ड्राफ्ट आजम एंड ट्राइड खुर्रम हु प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द लास्ट गेम। अच्छा यार उकाशा, बात ये है कि वो तो खेल रहा था मर्जिंग में, आज़म जो खेल रहा था, और खुर्रम मंजूर अगर आता तो फिर उसने मर्जिंग की पिक में तो नहीं आना था उसने। मगर ये है कि अगर आज़म को बैठा के खुर्रम मंजूर को ट्राई करते, ऑलरेडी ऊपर मगर बहुत ज़्यादा ओपनर्स पहले ही खेल रहे हैं, ठीक है, मगर कर लेते उसको, तो फिर ये था कि इनको बॉलर मर्जिंग से एक जो आई गेस दो बॉलर्स लिए थे, कोयटा का लड़का और एक वो आरिश अली ख़ान को मैचेस, आरिश को बेचारे को तो मेरे ख्याल में एक भी मैच नहीं मिला, तो मेरे ख्याल में आरिश अली ख़ान को ट्राई करना चाहिए था। लेफ़्ट आर्म स्पिनर कोयटा के लिए, लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स ने हमेशा से परफॉर्म किया है। नवाज़ तो है ही हैं, इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हसान खान ने 2 सीजन्स में एज ए एमर्जिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई है। तो चलें इस शो को कंक्लूड करते हैं। सारे कमेंट्स ख़त्म हो गए ट्विटर के ऊपर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। हर वीक पे हम कोशिश करेंगे एक शो करें, और नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगा कि किसी बड़ी पर्सनालिटी को अपने शो में यूट्यूब लाइव में लेकर आएँ, और ताकि हमारे साथ कोई और भी पर्सनालिटी बैठी हो जिससे आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकें। हम अपनी शक्ल दें दिखा दिखा के तो वैसे ही तंग आ चुके हैं। आप लोगों का सब लोगों का शुक्रिया, आप कमेंट्स भेजते हैं ट्विटर के ऊपर, और आप लोगों की वजह से ये शो चल रहा है। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का, और इंशाल्लाह ताला आगे भी बातचीत होती रहेगी। खुदा हाफिज़।